नमस्कार, देश का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन आखिर कब तक चलेगा और आखिर कब किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा। इस मसले पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कृषि कानून को खत्म करने के पक्ष में नहीं है शरद पवार। कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। जिस हिस्से में दिक्कत है उसमें संशोधन करे सरकार। महाराष्ट्र में सुधार के साथ कानून लागू किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बयान कृषि कानूनों को लेकर शरद पवार की तरफ से दिया गया है। बड़े लीडर एनसीपी के शरद पवार, जिनकी तूती बोलती है महाराष्ट्र की राजनीति में, और अगर उनकी तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं तो उसके अपने मायने हैं। ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में संशोधनों के साथ इन कानूनों को लागू किया जाएगा। मैंने ये बात कही अभी कि टोटल विड्रॉ करने की डिमांड है, मगर महाराष्ट्र सरकार का थिंकिंग मुझे ये लगता है कि ये कानून में जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करे। जो भारत सरकार ने दिया है वो 100% एक्सेप्ट करते बिना वो सुधार करके लाएंगे तो अच्छा होगा। वो थिंकिंग है और सबके साथ वो बातचीत करें। तो मसला दरअसल ये है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामे के बाद अब किसान गुस्से में हैं। झड़प के बाद इस मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के इसी कदम के खिलाफ अब किसान प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनके ऊपर की गई एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो वो टोल फ्री करवाएंगे और साथ ही अलग अलग थानों का घेराव भी करेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई थी। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि नियुक्ति के बाद पहली बार गाजियाबाद आए थे। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली से आते समय बीजेपी कार्यकर्ता वहां उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही उनका काफिला वहां पहुंचा, तभी दूसरी ओर से किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। उसके बाद पूरा मामला फिर से बीजेपी वर्सेस किसान हो गया है। यूपी में आने वाले वक्त में चुनाव भी है, लेकिन इस बीच बीजेपी पर किसानों का जो आरोप है उससे जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित जरूर होगी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुकदमा जो है वो किसानों पर ही दर्ज हुआ है, 200 अज्ञात किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर हुआ, तो इससे किसान जो है वो गुस्से में है। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन जी मौजूद हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। उनसे सीधे बात कर लेते हैं। हमने सुना जी, जो एफआईआर दर्ज हो गई है 200 अज्ञात लोगों किसानों के खिलाफ, और आपने भी एक शिकायत दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो आगे की क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है? टोल फ्री करने जा रहे हैं आप लोग, थानों पर घेराव करने जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है? भाई एफआईआर लिखवाएंगे, ये धोखा है। मेरे घर पर आकर के हमला करेंगे, मेरे घर पर आकर के सारी बदतमीजियां करेंगे, वो मेरे खिलाफ एफआईआर होगी। ये कहाँ का मामला है भाई? हम शांतिपूर्वक 7 महीने से बैठे, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। और फिर आकर के यहाँ आकर के हमारे मंच के पास आकर के मंच से सटा हुआ 50 मीटर का भी, मतलब 20 मीटर का भी वो नहीं है, ढोल बाजे बजाएंगे, गंदे गंदे इशारे करेंगे, हफ्तियाँ कसेंगे, गाली देंगे दूर से आकर के, और जब उनको रोका जाएगा तो हमारे ऊपर एफआईआर करवाएंगे। हुआ क्या था, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वहां से ये आरोप लगाया गया। कल मैंने टिकैत साहब से पूछा था कि जो डंडे लेकर किसान चले गए, काले झंडे लेकर चले गए, फिर तोड़फोड़ कर दी गई। उनका कहना है वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो किसान हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मुकदमा भी फिर किसानों पर ही हुआ है, आपकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, तो हुआ क्या था और आगे की रणनीति क्या? देखिए बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जो हमें भी पहचान में नहीं आ रहे हैं, कौन थे, कहाँ से लाए गए थे। और डंडे तो लेकर के पहले डंडे लेकर के तो बे आए, पहले झंडा डंडा बाजा लेकर के तो वो आए। तो आपको क्या लगता है, क्या किसी साजिश के तहत ये हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमारा तो सीधा है कि भाजपा के झंडा लेकर के अराजक तत्व है। अच्छा, अब आपकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्या रणनीति है? हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, जैसे भी होगा वैसे कराएंगे। थानों का घेराव करेंगे, टोल फ्री करेंगे, जो भी संभव होगा सब कुछ किया जाएगा। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारा मुकदमा लिखा जाना चाहिए। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर पर।
एफआईआर के बाद किसान नेताओं ने टोल फ्री कराने और थानों का घेराव करने की अपील की है, तो कुछ देर बाद ही इसका असर भी देखने को मिल गया। किसानों का एक जत्था जेवर टोल पर पहुंचा और टोल को फ्री करवा दिया। इन किसानों के हाथों में बीकेयू के झंडे थे और पुलिस के सामने ही इन्होंने जेवर टोल को फ्री करवाया। तस्वीरें आपके सामने। राकेश टिकैत जी के आदेश अनुसार यहाँ पर महेंद्र सिंह राकेश टिकैत का क्या कहना है, अब वो भी सुनिए। जी के नेतृत्व में जेवर टोल को फ्री कर दिया गया है। उसको जिस हिसाब से लोग यहाँ पे 3 दिन से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मंच के पास मारने का नारेबाजी कर रहे, तो भाई पुलिस फोर्स है, उनको शर्म नहीं लगती कि धरना चला हुआ है कहीं, आप किसी के घर पर जाकर हमले करोगे तो उनकी गलती है ना पूरी। वे यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं? यहाँ पे नहीं तो विचारी तो अपनी विचारी तो कह रहे हैं, ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। आप बातचीत करो, जो मसले है उसका समाधान करो। मतलब जो आज हो रहा है प्रदेश और पूरे देश में, वो देश की जनता देख रही है। आप बंदूक के पुलिस फोर्स के ताकत पे उसको दबाना चाहते हो, वो जनता नहीं दबेगी। उसके लिए खड़े हुए हैं, आप करो जो आपको करना है। तो बीजेपी के अपने दावे हैं और किसान नेताओं के अपने आरोप हैं। आखिर ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है और किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा, किसानों की मांगों पर, सरकार के रुख पर क्या असर पड़ेगा, हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ वो हमारे साथ हैं। सचिन भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदर्श किसान शक्ति संघ की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन इन सबके बीच शुरुआत में सबसे पहले इकबाल सिंह साहब आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि आपकी मंशा किसान आंदोलन खत्म करवाने की, किसानों की समस्याओं को सुलझाने की है, लेकिन ये किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि बार बार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और अब मुकदमेबाजी तक बात पहुंच गई है। किसान ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया गया है, जबकि बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा नहीं किया गया है। इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे और उनका यह भी कहना है कि यह सब साजिश के तहत किया गया है। जवाब दीजिए। सुब्रा जी, कोई भी केस रजिस्टर होता है वो अग्रेसर के खिलाफ होता है। जो आदमी किसी पे हमला करता है उसके खिलाफ केस रजिस्टर होता है, विक्टिम के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। पड़ताल से पता लगता है सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी बात, जब से किसान भाई धरने पे बैठे हैं तो किसी ने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी डेमोक्रेटिक हक है कि वो अपनी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाए पीसफुल ढंग से। जिस ढंग से पंजाब में और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पुरअमन काम कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मैं ये केवल वही है लोग कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। तो मैं उसकी निंदा करता हूं जो अनडेमोक्रेटिक ढंग से किसी डेमोक्रेसी में कोई अपनी बात रखना चाहता। एक छोटा सा सवाल आपसे और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ये कहा जा रहा है सिंह साहब कि जो किसानों का मंच बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर जानबूझ करके बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और मंच पर झंडा बीजेपी का लगाना चाह रहे थे, जैसा कि राकेश टिकैत अलग अलग इंटरव्यूज में कह रहे हैं, और इसीलिए यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। इन आरोपों पर क्या जवाब है आपका? देखो, ये बात इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। क्या वो पब्लिक प्लेस पे थे या किसी की प्राइवेट जगह में? अगर तो किसी प्राइवेट जगह में है तो उन्होंने गलत किया है, और अगर वो केवल जो आपके विजुअल तो यानी कि इस बात से आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने मंच पर या मंच के करीब जाने की कोशिश की थी? मैं समझता हूँ बात यह है, इससे पब्लिक प्लेस में लोग निकल रहे थे और काले झंडे लेके उनको घेरा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, तो वो उनके पास दे वर दी एक्चुअली विक्टिम भारतीय जनता पार्टी वाले।
अच्छा। और जानबूझ के उनको अग्रेसर बनाया जा रहा है। कौन सी आपके पास विजुअल है? ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ कुछ और सवालों के साथ। इस बीच टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि अनुराग भदौरिया साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है भदौरिया साहब। मैं आऊंगी इसके पहले एक बार रुख मैं करना चाहती हूँ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कई तरह के आरोप लगाए हैं किसानों पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है कि गाड़ियों पर हमला हुआ है, और उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर अगर ये कहा जा रहा है कि किसानों ने लाठियां भांजी, किसानों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, तो आखिर ये कौन सा रवैया है पुष्पेंद्र सिंह साहब? और अब जब मुकदमा हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि गलत है, इसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए शुभ्रा जी, पिछले साल जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और दिल्ली की तरफ जो है किसानों ने कूच किया, उसी वक्त से जो सरकार है इनका रवैया जिस प्रकार का, इन्होंने बीच में रास्ते में गड्ढे खोदे, यानी सड़कें खुद ही खोद दी, यानी दिल्ली आने का अधिकार किसानों का नहीं है। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार डाली गई, फिर भी वो दिल्ली बॉर्डर पे आ गए। सारा देश तो रामलीला मैदान में आके प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन किसान वहां नहीं आ सकते, इसलिए मजबूरी में बॉर्डर पे बैठे हैं। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि आंदोलन लंबा चलता चला जा रहा है, आंदोलन को आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इन्होंने तरह तरह के प्रपंच लगातार किए हैं। कभी इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अलगाववादी, तरह तरह की चीजें की हैं। आस पड़ोस के लोगों से जो है इनके ऊपर पथराव कराया गया। स्थानीय विधायक गाजीपुर में दोनों जो लगते हैं सीटें, वहां आकर के इनके ऊपर पथराव और अपने गुंडों को लेकर के आए। और इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो ये बार बार करते हैं ताकि आंदोलन कमजोर पड़े, इनकी छवि खराब हो, बदनाम हो किसान। लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, चलता रहेगा जब तक इसकी मांगे पूरी नहीं मानी जाती। अब मैं इस घटना पे आता हूं। इस घटना में वास्तविकता से क्या हुआ था कि वहां पर सड़क के ऊपर एक मंच लगा हुआ है, बाकी लेन खाली है। खाली लेन में ट्रैफिक चलता रहता है। इनके कार्यकर्ता अपने किसी नेता का स्वागत करने के लिए सुबह वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए उसी के पैरेलल, जबकि सड़क यहां से लेकर के वहां तक ऊपर उत्तराखंड तक जाती है। ये 100, 200, 500 मीटर अलग जाकर के स्वागत नहीं कर सकते थे। इन्होंने जानबूझ के किसानों को चिढ़ाने के लिए, किसानों को उकसाने के लिए कोशिश की। आप कह रहे हैं कि इसीलिए आप चिढ़ गए और इसलिए गाड़ियों पर ताबड़तोड़ लाठियां चला दी और शीशे तोड़ दिए? पूरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद इनके कार्यकर्ता आकर के जो मंच बना हुआ था, ये दूर से करते रहते, कोई बात नहीं। उसके बाद ये वहां आ गए, अपने झंडे इन्होंने मंच पे लगाने की कोशिश की, और इसमें जब उनको रोकने की कोशिश की तो ये झड़प हुई है, और झड़प में कुछ लोग इनके खुद के भी और हमारे लोग भी घायल हुए। ये जैसा कि आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं या फिर उस जुलूस की बात कर रहे हैं, तो यही तो इकबाल सिंह साहब कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक रोड है, सड़क है, अगर वहां पर कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है या फिर कोई भी जुलूस निकालना चाहता है, तो किस हक से आप उनको रोक सकते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता उस पर, उसके बीच में एक लेन खाली है जिस पर एम्बुलेंस और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, सुरक्षा कर्मी रहते हैं। उसके बाद वाली लेन में ये थे। ये लेन कूद के यहाँ आए हैं जब मंच लगा हुआ है, और किसानों के मंच पे कब्जा करने की कोशिश, अपने झंडे लगाने की कोशिश। क्योंकि जब ये थे सुबह को, उस टाइम मंच पे भाषणबाजी और वो सब चीजें नहीं होती हैं, कम लोग थे वहां पर किसानों के, तो इन्होंने उनको काबू करने की कोशिश की। इसका जवाब मैं इकबाल सिंह साहब से लूंगी, लेकिन इस बीच में अनुराग भदौरिया साहब आपका रुख करना चाहती हूं। और आपके जुड़ने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, उसके बाद किसान नेता ने अपनी बात रखी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है, ये यहां से समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मुकदमेबाजी हो रही है और मुकदमों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो कुछ विशेष लोगों को सूट करता है। उसमें वो पार्टियां शामिल हैं जिनकी नजर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर है, और वो चाहते हैं कि इसी तरह के हालात बने रहें। क्योंकि देखिए, शरद पवार साहब ने, अभी हमने ब्रेकिंग चलाई है कि शरद पवार साहब ने ये कहा है कि बिल को वापस लेने की जरूरत नहीं है, संशोधन करवाइए, वो ठीक हो जाएंगे, और संशोधनों के साथ ही महाराष्ट्र में उसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग किसानों को उकसा रहे हैं क्या कि आप मानिए मत, ऐसी 2022 तक, 24 तक टिके रहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग फायदा उठा ले जाएं? जवाब दीजिए भदौरिया साहब।
अनुराग भदौरिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे भदौरिया साहब से बातचीत करने की, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा भदौरिया साहब से, सचिन भल्ला जी, मैं चाहती हूं कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप जरा समझाएं कि क्या वाकई ये स्थिति है। शरद पवार का ये कहना, जो कि एक वेटरन पॉलिटिशियन है और उनकी बात काफी मायने रखती है, अगर वो कह रहे हैं कि संशोधन काफी हैं, तो क्या एक अड़ने वाली स्थिति हो गई है किसानों की ओर से या फिर सरकार की ओर से अड़ने वाली स्थिति है? आप कैसे देखते हैं शरद पवार के बयान को और इस पूरे हालात को, जो कि वीडियोस में भी दिख रहा है किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है और उसके बाद मुकदमा? देखिए, मैं सबसे पहले बीजेपी के बारे में बोलना चाहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दावेदारी है और वो जो सबसे ज्यादा हक से अपने अलग अलग स्टेट में उसके पास इस टाइम हर चीज में नंबर 1 पे है। किसी भी ढंग से किसी भी संतरी को अपनी तरफ डेवलप कर सकती है। पिछले 7 महीने पहले तो कोई सीएम नहीं आया आगे कि इसको संशोधन करो, पहली बात। और दूसरा, 10 बार उनके बात हुई, इनकी मीटिंग हुई किसानों की, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। तीसरी बात, मेरे किसान भाई कह रहे थे एक रोड पड़ रहा है, रोड को तो छोड़ दो, जो 500 भाई हमारे शहादत गए, जो किसान भाई मरे, जिनके बच्चे बीवी माँ बाप यहाँ पे शहादत हुई उनके सामने आप किसी समारोह को या किसी बैंड बाजा बारात को लेके जाओगे तो उसके दिल में आके आपकी बदुआएं लगेंगी, उसके साथ साथ वो अपने हर ढंग से उस चीज को निकालेगा। मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा तो बड़ी गलत बात है, वोट के हक में मैं नहीं हूँ, लेकिन आप किसी के घर में किसी के बुजुर्ग के डेथ के बाद या किसी के बच्चे के मरने के बाद वहां पे आप बैंड बाजा लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रोष का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात, आप ये भी बीजेपी में बोल रहे थे कि हमें बीजेपी को बढ़ाना है, वो करना है, तो इनको पूरे बीजेपी में यूपी में कोई और जगह नहीं मिली समारोह करने की। आप जहाँ पे 7 महीने से एक किसान भाई भूखे प्यासे बैठे, वहां पे आप जाके बैठ मिठाइयां बांट रहे हो, तो उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा करने तो तुमने जान के किया। ये आने वाले जो इलेक्शन है उसमें ये जान के दिखाना चाह रहे हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखना, जिन्होंने शीशे तोड़े हैं वहां पे आप एक भी किसान भाई नजर नहीं आता वहां पे। मुझे लगता है ये सारे बीजेपी की अपनी कोई ना कोई, मुझे लगता है। ठीक है, बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, मैं इनका जवाब लालपुरा साहब से लूंगी, लेकिन वीरपाल सिंह के पास में मुझे जाना है। वक्त एक ब्रेक का होने लगा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ अनुराग भदौरिया साहब, आपको सवाल मेरा सुनाई दिया होगा, जवाब दीजिए ना, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि बार बार 2022-2024 की बात हो रही है, तो आप लोगों को सूट कर रहा है कि किसान ऐसे ही दिल्ली की बॉर्डर्स पर बैठे रहे, माहौल सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी उसके खिलाफ बनता रहे और आपको पॉलिटिकल फायदा मिलता रहे? क्योंकि शरद पवार भी ये कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट पे मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ कि संशोधन हो जाए और उसके बाद कानून लागू हो जाए तो किसानों के हित में होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही होशियार पार्टी है, वो ऐसा मौका हमें क्यों देना चाहती है? वो तुरंत अपने कानून को वापस कर ले और किसानों को खुश कर दे, किसान उनके साथ हो जाएंगे, किसान अपने घर चले जाएंगे। अगर ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे कहने बैठे तो हमारे कहने तो आप उनकी बात को मान लीजिए, किसानों को बात खत्म हो जाएगी। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान ही नहीं करती, उसको किसानों से कोई लेना ही देना नहीं है। वो किसान उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। 700 लोग मर गए, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचिए आप देखिए देश में आजकल मुद्दे क्या क्या है, किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, महंगाई मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, किसान मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, जहरीली शराब बेचने से लोगों की मौतें हो रही है। लेकिन भदौरिया साहब, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किसानों की ओर से लाठी चलाई गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़े गए, उसकी आप निंदा तो करेंगे ना? अरे मेरी बात तो करने दीजिए, आप बीच में टोक पड़ी, आपको ज्यादा ब्रेक का वक्त हो रहा है साहब, कम होगी शायद, आप बीच में टोक पड़ी इसलिए मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि पॉइंट पर बात हो जाए। आवाज आपको खूब आ रही थी, उसके बाद लेकिन आपको तो अपनी बात कहनी थी। भदौरिया साहब, टेक्निकल फॉल्ट भी एक चीज होती है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आप निंदा करेंगे, क्या आप निंदा करेंगे भदौरिया साहब, क्या आप निंदा करेंगे? ये जो वीडियोस में दिखाई दे रहा है, बीच में क्या पैसे होगा?
आप बहस को खराब करना चाहती, दिक्कत तो ये है। भदौरिया साहब, अच्छा क्या आप निंदा करेंगे? आप अपनी बात पूरी कीजिए, बिना इल्जाम लगाए। एक बात नहीं पूरा कर पा रहे हैं आप भदौरिया साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, चलिए मैं आऊंगी आपके पास। मैं चाहती हूँ कि एक तमाम लोग अपनी बात रखें एक एक करके, उसके बाद डिबेट को ओपन भी किया जाएगा ताकि एक दूसरे से सवाल पूछ सकें। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर आवाज नहीं आ रही है तो जाहिर बात है उसे दुरुस्त कराने के लिए वक्त चाहिए होता है, और वक्त लेकर हम उस दिशा में कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चर्चा को यहीं से आगे लिए चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहस का रुख फिर से एक बार करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मंत्री मदन सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अफसरों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा है नौकरशाही की वजह से लोगों के काम नहीं कर पा रहा हूं, अफसर मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये मदन सैनी ने कहा है। लोगों की मदद नहीं कर पा रहा तो पद पर क्यों रहूं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के मंत्री मदन सैनी ने दिया है इस्तीफा और गंभीर आरोप अफसरों पर लगाए हैं। कहा है अफसरों की वजह से नहीं कर पा रहा हूं काम। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। और आइए फिर से एक बार हम अपनी चर्चा का रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है और किसानों की समस्याओं का हल आखिर है क्या। क्योंकि गाजियाबाद बॉर्डर पर हुई घटना के बाद से तल्खी और बढ़ी है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, अब उसको लेकर के भी सियासत भी हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। इस हिस्से की शुरुआत में डॉक्टर बीरपाल सिंह आपसे करना चाहती हूँ, फिर भदौरिया साहब मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा मौका बोलने का दूंगी, और उसके बाद बीजेपी के नेता के पास भी जाना है क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सारे आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बीरपाल सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, पहले सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे, फिर होगी आगे की बातचीत। सरकार कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बातचीत करने आइए, संशोधन बताइए बिंदुवार तरीके से। लेकिन इन सब के बीच ये दिख रहा है कि सरकार और किसानों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है और उसका सबूत ये वीडियोस हैं जो लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं सरकार की ओर से इस पूरे मसले की हैंडलिंग में दिक्कत हुई है? क्या हित है किसानों का? क्योंकि इस देश में किसानों की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है लंबे वक्त से। आप मैडम शुभ्रा जी, किसान देश का अन्नदाता है और वो बिल्कुल ठीक है। वो अपने और हर एक आदमी को अपने हक के लिए ये इस तरह का एजिटेशन करने की मतलब आंदोलन करने की परमिशन है, लेकिन अहिंसक नहीं, अहिंसक। तो इसलिए लेकिन किसान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो देखो दिखाई दे रहे हैं भाई गाड़ी पे मारते हुए, ये इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में ये जो फैसले दिखाई दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसान सरकार चाहती है, देखो पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार जी ने कितना बड़ा बयान दिया है, वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो जानते हैं कि भाई जो कानून बन गए हैं उनमें अमेंडमेंट तो हो सकता है, संशोधन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है और होना भी चाहिए। जहां कहीं किसानों को कोई दिक्कत है वो बैठ के बात करें, ये पॉइंट बताएं कि भाई देखो इस कानून में ये पॉइंट गलत है, इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, तो संशोधन हो जाएगा और किसानों का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान भी एक तरफ मरे बैठे हैं और सरकार भी बैठी है, तो किसान मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा आपको, किसान को भी 40% डाउन होना पड़ेगा, सरकार को 60% होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा सर्वोपरि है। सरकार तैयार भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, सरकार तैयार भी है। सरकार हर बार चाह रही है कि किसान आए और बात रखें, अपने पॉइंट तो रखें कि संशोधन कहाँ चाहते हैं। लेकिन आप दोनों की बातें मत करें, आप या तो ठीक है, आ रही हूँ भल्ला साहब, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन इकबाल सिंह साहब से जवाब मैं लेना चाहती हूँ इसका। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास, वक्त है अभी मेरे पास। लेकिन इकबाल सिंह साहब आप जवाब दीजिए, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सरकार को झुकना चाहिए, 60% सरकार झुके, थोड़ा सा किसान झुके, लेकिन आप तो सत्ता है ना, आप तो पावर में हैं, इसीलिए आप जब तक लचीला रवैया नहीं अपनाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुकदमेबाजी की, यहाँ पर बात हो
रही है कि किसान आंदोलन की आड़ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आखिर क्या ये सब आरोप लगाकर और ज्यादा किसानों को उकसाया जा रहा है? इकबाल सिंह साहब। शुभ्रा जी, बेनती ये है जी कि जिन कानूनों के मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो तो कानून ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं। और जब 22 जनवरी को बातचीत हुई तो किसानों में इन्होंने अपना इलेक्शन बीच में वोटिंग करवाई। 32 में से 15 यूनियन ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। 17 वो यूनियन जिनने रशिया को तोड़ा है, जो जर्मनी में जिनको खत्म किया गया है, वो लोग कहते हैं कि हमें तो चाहिए, ये तो हम तो एजुकेशन करेंगे। सरकार जब कहती है कि कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं, इसके बावजूद हम 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करेंगे। हमारे देश का किसान मर रहा है। आप रशिया और अमेरिका से निकल अपने को। और अब आपकी बात में मैं नहीं बोला, शालीन का ये है, भारत की बात करो, जो आप भारत की बात करो। और आप कह रहे हैं भारत को किसान मेरे भाई, किसान मेरे भाई, आप भाई बोलना बंद कर रहे हो। आप झगड़ा कर रहे हो। पहले दिन से आपका जो इसको अपने हिंसक बना रखा है। पहले दिन से इस एजुकेशन को राजनीतिक बना रखा है। कभी आप धर्म के नाम पर राजनीति करते हो, कभी आप अकाल तख्त से मार्ग निकालते हो, कभी आप तो सिख वर्सेस केंद्र सरकार कराते हो। आपको इस बात में नेशनल मीडिया भारतीय होते हुए शर्म आनी चाहिए। You should be shameful। आपको क्या पता है? हम बात करने के लिए तैयार हैं, हर जगह आपसे बात करते हैं। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास झगड़ा है। एक सेकंड, आराम से बात करेंगे हम लोग। अगर भल्ला जी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए, लेकिन मर्यादा में रहकर पूछिए। इकबाल सिंह साहब को हमने बुलाया है और उनकी इज्जत करते हुए सवाल पूछिए। पहले एक सेकंड सचिन भल्ला जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि मर्यादा में रहते हुए ठीक शब्दों में अपना सवाल रखिए। इकबाल सिंह साहब से मैं उसका जवाब लूंगी। सचिन भल्ला आप क्या कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा हूँ इकबाल सिंह जी को बोलो कि किसानों को भाई कहना बंद करें। सवाल क्या है आपका? कॉन्क्रीट सवाल पूछिए सर, कॉन्क्रीट सवाल पूछिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए यहाँ पर। 7 महीनों में इन्होंने जाके ग्राउंड जीरो पे एक भी किसान का हाल पूछा? इन्होंने 7 महीनों में किसानों ने 20 बार वार्ता करी, एलजी को ज्ञापन देने की कोशिश करी, बीजेपी ने कहीं पे भी। और इकबाल जी ने जाके इसमें कोई जाके किसानों की साइड नहीं ली। आज बोल रहे मेरे किसान मेरे भाई, आपने 500 किसान मरे, आपने भर्तियों को दिया 3-3 रुपए की, आपने सहायता बोल दी, आपने किसानों के लिए सहायता बोली है, आपने झूठ बोलना बंद करो। सवाल आपका हो गया। अब इकबाल सिंह जी जवाब दे लें। अब इकबाल सिंह जी का जवाब सुन लीजिए। हाँ मिस्टर भल्ला, मैं दुकानदार नहीं हूँ। मिस्टर भल्ला, मैं दुकानदार नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ, खेत में बैठा हूँ। आपने खेत कभी देखा नहीं? मैं अब भी खेत में बैठा हूँ, एक दिन भी गांव से बाहर नहीं गया। आप क्या बात करते हो? आपने किसी किसान भाई के पास गए हो तो देखती है। आपने कभी खेत नहीं देखा होगा, जाके किताबें पढ़ के बोलते हो। करिए, आपने कभी खेत देखा? आपने कभी खेत में गए हो? क्या आप किताबें देख के बोल रहे हो? किसानों को अरे आप चाबी लगा के छोड़ देते हो। आपने मैं किसान हूँ, अब भी खेत में बैठा हूँ, शुरू कर दिया। अब भी खेत में बैठा हूँ। आपने हर की 3 लाख रुपए बोल दिए, आपने किसी किसान को दिए पैसे? मैं दुकानदार नहीं हूँ, किसान मर गए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपके पास। लेकिन चूंकि और भी मेहमान इस पैनल में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके पास भी जाना जरूरी है। किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि इस देश में किसान आंदोलनों का इतिहास रहा है। किसान आंदोलन आज हो रहे हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये आपका फैसला है कि आप सरकार से कैसे डील करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या वो किसान आंदोलन को कमजोर नहीं करती? अगर ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर लाठी चलाई जा रही है किसानों की ओर से और कार के शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये आपके ही आंदोलन पर तमाम सवाल खड़े करके उसे कमजोर नहीं करते हैं?
देखिए शुभ्रा जी, हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि हम किसी भी हिंसा के, किसी भी इस तरह के असामाजिक जो भी कृत्य होता है उसके खिलाफ हैं। उसकी जो है हम निंदा भी करते हैं, उसकी जांच में हम सहयोग भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, दोषी कोई हो, बाहर का हो, भीतर का हो, हमारा हो, इनका हो, भाजपा का हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। लेकिन आप सारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश तरह तरह के प्रपंचों से ना करें, पहली बात। दूसरा, इतना लंबा आंदोलन लोकतंत्र में चलते रहना और सरकार का निष्ठुर और आंख बंद करके क्रूर बने रहना, ये भी उचित नहीं है। चुनाव बार बार आएंगे, आप लोगों को जो है कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए हमारी वोटों के बलबूते पे आपको बिठाया गया है। आपको हटाया भी जा सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप सरकार में नहीं रह पाएंगे यदि इतने वर्ग को आप जो है, बड़े वर्ग को आप नाराज कर देते हैं। तो आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से, किसानों को ये कानून जब पसंद नहीं आ रहे, ठीक नहीं लग रहे, उनको वापस लेके कमेटी बना करके आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। एक लीगल गारंटी एमएसपी की देने में आपको क्या तकलीफ है? ये 2 मूल मांगे हैं, इनको लेके किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाएंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक कमेटी बन जाए, एक कमेटी के माध्यम से सारी समस्याओं को हल करके फिर से जवाब जल्दी से मैं इकबाल सिंह साहब से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बीरपाल सिंह जी के पास जाऊंगी। इकबाल सिंह साहब, यही कहा जा रहा है कि मांगे यही हैं जो शुरुआत से किसानों की हैं, ना वो बदली हैं और ना आगे बदलेंगी। क्यों नहीं सरकार उसे मान लेती है? क्यों सरकार अड़ी हुई है लगातार अपनी ही बात पर? और 11 दौर की बातचीत हो गई, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। फिर कैसे यहां से माना जाए कि वाकई हल निकालने के लिए सरकार गंभीर है? और अगर नहीं है तो फिर चुनाव आ रहे हैं सर, साफ साफ कहा जा रहा है किसान नेताओं की ओर से कि आप किसानों को नाराज कर रहे हैं, आपका ही नुकसान है। शुभ्रा जी, पहली बात कि कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि 1.5 साल तक के कानून लागू नहीं होंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन होगा जिसमें किसान भाई भी शामिल हो और दूसरे लोग भी संबंधित शामिल हो, बैठ के हल कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अब तो तब बात हो कि हम कहेंगे भी कानून तो लागू है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में आप उसके साथ सहयोग नहीं करते, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अरे भाई, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बायस्ड कहेंगे तो इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ? इंसाफ की बात तो हमें किसी जो संवैधानिक किसान तो आपके दरवाजे पर आए हैं ना सर इकबाल सिंह साहब, किसान तो आपके दरवाजे पर आए हैं, आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं पहले दौर की बातचीत। किसानों को छाती से बैठ के बात करिए, हम कहते हैं आइए बैठ के बात करिए। जो चीजें दिल्ली पुलिस में जो शरद पवार पुलिस को आपके शहर में वो मेरे से बहुत सीनियर है, आप ज्ञापन नहीं देने चाहे, आप शांति ढंग तरीके से ठीक है। इसके बाद में भल्ला साहब आपके पास आती हूँ। भल्ला साहब आपके पास आती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे बीरपाल सिंह जी के पास जाना है, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि अभी बात यही चल रही है जो कि पुष्पेंद्र सिंह जी ने कही कि किसान नाराज हैं। मैं जरा ये समझना चाहती हूँ बीरपाल सिंह जी की बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़े किसान बनाम छोटे किसान का भी मामला है, क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि देश में एक बड़ा तबका है, सबसे बड़ा तबका है किसानों का, जिनको इन कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है, वो फायदे में रहेंगे। जो कुछ स्टेट्स हैं, जो बिहार, पंजाब है या फिर हरियाणा है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहां के किसान खासतौर से इससे नाराज हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के इलाके, वहां पर जो कृषि का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के किसान वहां पर हैं, क्या वाकई सरकार को, बीजेपी को नुकसान हो सकता है अगर यहां पर बैठकर कहा जा रहा है किसान नेता की ओर से कि देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो वहां भी हम कैंपेन करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कृषि जनगणना के अनुसार 2010-11 में हमारे देश में कृषि का जो जोत का आकार था, टोटल रकबा जिस पे खेती होती है, वो 15 करोड़ 95.9 करोड़ था। हाँ। जो 15-16 में घटकर 15 करोड़ 71.4 करोड़ रह गया, जिसमें यानी कि 1.5% की गिरावट आई है। और जो 2010-11 में मार्जिनल स्मॉल फार्मर जो आप बता रही हैं, वो 84.97% थे, जो 15-16 में बढ़कर 86.21% हो गए। और कुल रकबा घट रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसलिए पूरी जनसंख्या को भरपेट खाना देने के लिए कृषि कानूनों में या कृषि में सुधार करना बहुत जरूरी है। और ये सब समझ दें, मैं नहीं कह रहा, ये राकेश टिकैत भी कहते हैं कि देखो, किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी राकेश टिकैत,
और जो किसानों ने कहा नहीं, उसका क्लैरिफिकेशन तो दे चुके हैं, ठीक है, उसका क्लैरिफिकेशन। आखिर में मैं बल्ला साहब, चूंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे इकबाल सिंह की बात पर, मैं आखिर में चाहूंगी कि आप टिप्पणी करिए कि आखिर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या उससे किसान आंदोलन कमजोर नहीं होता है, और कहां पर कमी रह रही है जिसकी वजह से बात अभी तक बन नहीं पाई है? एक छोटा सा कमेंट, वक्त मेरे पास कम है। बल्ला साहब देखिए, आईजी साहब किसी भी पार्टी के कोई अपने धरोहर नहीं है, उसको कोई भी आप कोई भी पार्टी का कोई ज्ञापन दे सकते हैं, तो आप किसानों को शांति पूर्व उनको आपको ज्ञापन क्यों नहीं देने दिया? आपने पुलिस आगे को खड़ी कर दी, उसके बाद बार बार आप किसानों को खरीद रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी वाले ही थे, और बीजेपी वालों ने ये बैंड बाजा लेकर पहुंचे। और ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है। दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि 11 दौर की बातचीत के बीच और कोरोना काल भी चला गया है, लेकिन फिर से एक बार बातचीत बनी नहीं है। वहीं के वहीं हम हैं जहां से शुरू किया था। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। हल कैसे निकलेगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश के सामने बना हुआ है। हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही था आज की डिबेट के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।